हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा एयरफोर्स नेवी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट 7 रहेगा। कुल 6 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। 7वां प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए 7वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। बहुत ही साधारण प्रश्न है पहला, इसको आप देखिए। क्वेश्चन ये लिखा गया है, लिमिट x + 1 की पावर 5 - 1 अपान x। कैसे सॉल्व करते हो? देखो, इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फार्मूला। आप लोग इसको लिख लीजिए, बीटी का पढ़ाए थे। बीटी माने बाइनोमियल थ्योरम। फार्मूला पढ़ाए थे कि कहीं पर 1 + x की पावर अगर n हो, 1 + x की पावर n हो, तो इसको 2 स्टेप में तोड़ेंगे। 1 + क्या? nx। बाकी नहीं ब्रेक करेंगे, केवल 1 + nx में देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन है x है या 1 + x लिखो पावर 5 - 1 अपान x। इसमें वही बीटी लगाओ, केवल 2 बार पे ब्रेक करो ना। तो 1 + nx, 1 + n का काम 5x - 1 अपान x। 1 से 1 कट जाएगा प्लस माइनस के कारण। लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू 0, 5x अपान x। x से x कट के आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो 5 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो, ये भी समझ लीजिए फार्मूला ही है। इंटीग्रेशन सेक एक्स, फिर है 1 + tan x। अब देखो एक फार्मूला फिर हम आपको बताए थे, ये ट्रिक है, इसको याद करो कि अगर इंटीग्रेशन हो, क्या हो? इंटीग्रेशन हो e की पावर f है और यहाँ fx हो और यहाँ f' हो। मतलब बेटा अगर यहाँ फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, यहाँ क्या हो? यहाँ फलन हो और यहाँ पर क्या हो? फलन का अवकलन हो। फलन का क्या हो? अवकलन हो। फलन का अवकलन हो। तब क्या होता है? तब इसका डायरेक्ट जो आंसर बनता है ये कट जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x और वही फंक्शन प्लस c आता है। अब ध्यान से देखो, इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं। क्वेश्चन है e की पावर x, फिर है आपका sec x 1 + tan x dx। sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? f e की पावर x ब्रैकेट में हो जाएगा मल्टीप्लाई sec x प्लस sec x का tan x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec x × tan x dx। अब आप देख पा रहे हो तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। आपको पढ़ाया गया था कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव sec x × tan x होता है। तो देखो इस फार्मूले को यहाँ से सोचो, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये आपका fx है, तो ये क्या हो रहा है? ये f' आ रहा है। तो इसका जो आंसर बनता है, इसका फाइनल आंसर हम आपको क्या बताए थे? ये e की पावर x fx + c बनता है। तो यहाँ से e की पावर x fx का वर्ग कौन रहा? sec x + c। तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा e की पावर x sec x + c। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है। 22p r + 1 रेशियो कितना है? 20p
R+2 इक्वल्स टू दिया है 11:52 है। बहुत कम समय में इसे ख़त्म कर देते हैं। देखो इसको लिखोगे फैक्टोरियल 22 अपान, इसमें से इतना निकालोगे 22 में से 1 घटा तो 21 माइनस R फैक्टोरियल बचा। फिर रेशियो ऊपर है 20 फैक्टोरियल, 20 में से 2 घटा 18 माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ से 11 अपान क्या हो जाएगा 52। अब आपको पढ़ाया गया था फैक्टोरियल रेशियो का मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड, और इसको ब्रेक करेंगे 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 फैक्टोरियल। इसको भी ब्रेक करते हैं 21 माइनस आर, एक जाएगा कम हो जाएगा 20 माइनस आर, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 19 माइनस आर, फिर 18 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर पलट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस आर फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से आपको मिलता है 11 अपान 52। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 20 कैंसिल हो जाएगा, 11 इक्के 11 और 11 दूना यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, बच क्या रहा है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 21 अपान कितना हो रहा है 21 माइनस आर, फिर यहाँ से 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, और इधर पर 1/52 बच रहा है, 1/52 बच रहा। अच्छा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 माइनस आर, और यहाँ से बचा 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, और यहाँ से कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 52। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पूरा मल्टीप्लाई का ही खेल है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस समस्या का समाधान हम अपने ऑप्शन से करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 52 दूना 104 होगा, और 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 जा 4 0 1 ना, 4 2 जा 8 0 2, तो यहाँ से मिला 4 8 1 2, तो क्या मिला 2 1 2184। अब हम ऑप्शन में 5 रखें, जो रखने पर 2184 दे देगा वही हमारे प्रश्न का आंसर माना जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन रखा जाए, जैसे ऑप्शन पहला ही ऑप्शन रखो, 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 16 होगा, फिर 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 होगा, और 19 में से 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर इसमें दिक्कत ये हो रही है, 16 15 14 हो रहा है, 16 पंचे 80 की 0 कैरी हुआ 8, और 16 इक्के 16 8 कितना हो जाएगा 24, और ये 14 होगा। इसके अंतिम में मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, लेकिन हमारा 0 नहीं 4 आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं सही है। अब हम दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं, 6 निकालो, तो जैसे 21 में से 6 निकला, यहाँ से 15 आ गया, फिर 20 में से 6 घटा 14 आ गया, और फिर 6 घटेगा 13 आ जाएगा, फिर 5 चौक 20 में अंतिम में फिर 0 आ गया, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अगले ऑप्शन पे हम आते हैं, अगला ऑप्शन 7 रखो, 21 में से 7 घटेगा कितना जाएगा 13, 14 आ जाएगा, 21 में से यहाँ पर 14 आ जाएगा, फिर 20 में से 7 घटेगा 13 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 19 में से 7 घटेगा 12 आ जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 तियाँ 36 के 6 नहीं, 14 तियाँ 42 कर दो, इसमें 42 कर देते हैं, 14 तियाँ 42 के 2 कैरी हुआ 4, और 14 इक्के 14 4 कितना हो जाएगा 18 12, 12 दूना 24 के 4 देखो मिल गया, 12 दूना 24 के 4 कैरी हुआ 2, और 12 अट्ठे 96, 2 98 के 8 कैरी हुआ 9, और 12 इक्के 12 9 कितना हो गया 21। क्या रखने पर सही हुआ, 7 रखने पर सही हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको ऑप्शन से लगाना। अब इसका मल्टीप्लाई 2184 आ रहा, अब हम हर एक ऑप्शन रखेंगे, जो मल्टीप्लाई 2184 दे देगा वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 7 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करो,
सब्ट्रैक्ट कर दो। लो C1 को लिख दो C1 माइनस C2 एंड C2 को लिख दो C2 माइनस C3। सब्ट्रैक्ट करके तब एक्सपेंशन करो। तो C1 को लिख दो, पहले से घटाओगे x कैंसिल, 1 में से 2 घटेगा तो -1 होगा, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ -2 और 7 में से 10 तो -3। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको -2 और यहाँ से मिल जाएगा -3 और यहाँ से मिल जाएगा आपको -4। अब यहाँ से आपको मिलता है x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 8 और यहाँ से x प्लस कितना मिला 14। अब आगे क्या करते हैं ध्यान से समझिए। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर देंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक्सपेंशन कर देते हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और इसको सॉल्व करें, नहीं तो अगर डायरेक्ट कहो तो एक्सपेंशन ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। चलो अब हम R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। R1 को लिख दो R1 माइनस R2 एंड R2 को लिख दो R2 माइनस कितना R3 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखो, इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर भी 1 पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल जाएगा -6 मिल जाएगा, और यहाँ पर -3 -4 और x प्लस 14 तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, फिर C1 को लिख दो C1 माइनस C2, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा। चलो अब हम एक्सपेंशन कर देते हैं। पहले 1 आएगा प्लस के साथ, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 14 ना, और माइनस माइनस बीच में निगेटिव रहता है, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, फिर निगेटिव 1 आएगा, फिर ये और ये डिलीट हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा और -18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अंतिम में -4 हुआ, ये और ये डिलीट हुआ तो यहाँ पर आपको मिला -4 प्लस 3 मिल जाएगा। अब बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 10 मिला, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रेकर तोड़ोगे तो -x होगा, चूँकि मल्टीप्लाई होगा, 14 में से 18 घटा -4 तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना मिलता है -4, तो यहाँ पर +4 मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, -10 + 8 हुआ, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके प्रश्न का आंसर -2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर -2 होगा। पहले हम C1 को लिखे हैं C1 माइनस C2, C2 को लिखे हैं C2 माइनस C3, यहाँ तक है, फिर यहाँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसके विस्तार में x की पावर -7 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे TR प्लस 1th टर्म। TR प्लस 1th टर्म का फार्मूला होता है NCR, पहले फार्मूला लिख देते हैं, NCR इंटू x की पावर n माइनस r a की पावर r होता है। तो यहाँ पर n का काम 11, CR नहीं पता, x ये पहला x होता है, x का काम कर रहा 2x की पावर 11 माइनस r, और a की वैल्यू है -1/3 x की पावर r। अब r को हम सेपरेट करेंगे, देखो 11CR है, इसको अलग अलग करोगे, 2 की पावर 11 माइनस r और x की पावर 11 माइनस r, यहाँ अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर -1/3 की पावर r होगा और 1/x की पावर r होगा। ये अब x की पावर r ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11CR, 2 की पावर 11 माइनस r और -1/3 की पावर r, और देखो ये x की पावर 11 माइनस r है, ये r ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होके तो x की पावर 11 माइनस 2r होगा। अब हमको x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसकी डिग्री को -7 के इक्वल कर देना है। तो 11 माइनस 2r बराबर 7,
-7 इधर आ जाएगा, 11 + 7 बराबर 2r। तो 11 में 7 ऐड करोगे 18 = 2r, तो r की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब इसी r की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 पुट कर दो बस, तो यहाँ से मिल जाएगा 11c9 और यहाँ से 2 की पावर 11 r की जगह 9 -1/3 की पावर 9। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको मिलता है 11c9, 2 की पावर 2 मिला, 11 में से 9 निकालोगे 2 मिलेगा और -1/3 की पावर 9 है। अब ध्यान से देखो इस माइनस में है, डिग्री ऑड है तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो सीधा सीधा -11c9 हुआ, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 और 1/3 की पावर 9। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही देखो ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -11c9, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4/3 की पावर 9 ऐसे लिख सकते हो। 4/3 की पावर कितना 9, ये आपके प्रश्न का आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, -11c9, 4/3 की पावर 9। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए बस दे दिया है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई ही कर दो, कोई ऐसा क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन नहीं था। ए बी और ए है, और मल्टीप्लाई बी का क्या है, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर है। मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हो मैट्रिक्स का, इसका इसमें करोगे ए अल्फा प्लस यहाँ से बी बीटा होगा, फिर इसका इसमें करोगे ए बीटा और प्लस बी अल्फा स्क्वायर होगा, इसका इसमें करोगे बी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, ए बीटा हो जाएगा, और इसका इसमें फिर इसका इसमें करोगे बी बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपको दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो कह रहा कि इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखो, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, अधिकतम अवकलन की संख्या, अधिकतम अवकलन की संख्या, अधिकतम अवकलन की संख्या ऑर्डर कहलाती है। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम अवकलन क्या है, देखो 1 + d2i/dx² की पावर 3/2 है और बराबर यहाँ है dy/dx। ये तो डिग्री है, इस पर हम डिस्टर्ब नहीं, हमको डिग्री नहीं पूछा गया, हमसे ऑर्डर पूछा गया, ये तो डिग्री है, इस पर डिस्टर्ब नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार किया गया, देखो 2 बार, क्या लिखा गया है, d2i/dx²। सबसे ज़्यादा अवकलन बार कितनी किया है, अवकलन यहाँ कितनी बार हुआ है, यहाँ अवकलन कितनी बार है, यहाँ अवकलन आपका कितनी बार है, 2 बार है। जब 2 बार अवकलन है तो अतः इसकी जो कोटि होगी, इसका जो कोटि होगा वो क्या होगा, 2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। धनात्मक संख्याओं a एवं b के बीच n GMS का मतलब होता है गुणोत्तर मीन, ज्योमेट्रिक मीन का गुणनफल निम्नलिखित में किसके बराबर है। अब पहले ध्यान से देखो, ए और बी, ए व बी का एक GM क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होगा √AB। ऐसे कितने हैं, ऐसे n ज्योमेट्रिक मीन का गुणनफल, n GM का गुणनफल, तो n GM का गुणनफल, तो n GM का गुणनफल n बार गुणा करोगे, √AB फिर √AB फिर √AB और कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, n टाइम्स।
कितनी बार, n टाइम्स। तो इसका मतलब ये रूट ए बी का पावर कितना होगा, n। भाई किसी को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे उसके पावर पे चढ़ेगा, और रूट का मतलब पावर हाफ होता है। रूट का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ। तो ए बी पावर n है, उसका हाफ करोगे n/2। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि दो नंबर ए और बी के बीच में जो जीएम बनता है वो रूट ए बी बनता है, और इसके बीच में n जीएम है। तो n रूट ए बी का n बार तक मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए बी पावर n, तो ए बी का पावर n/2 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, x बराबर क्या लिखा गया है, a इन ब्रैकेट t साइन t, y बराबर लिखा गया है a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos t हो। तो फिर कह रहा है dy/dx ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, ये प्राचलिक समीकरण है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब दो अलग अलग हैं, x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। तो ये 12th में आपको पढ़ाया गया था। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका, फिर डिवाइड कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले y वाले को उतार देते हैं a इन ब्रैकेट में है 1 माइनस cos t। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dt। a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस साइन t हो गया, तो ये a साइन t हुआ। अब इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला पहले से लगा देंगे। a साइन t का फार्मूला होता है 2 साइन t/2 इंटू cos t/2, ये लगा दिए हैं, ये dy/dt आ गया। फिर तथा अगला हमारा x इक्वल टू क्या लिखा गया है, a इन ब्रैकेट t प्लस क्या लिखा गया है, साइन t। अब इसका डेरिवेटिव कर दे हैं dx/dt। a रहेगा t का डेरिवेटिव 1, साइन t का डेरिवेटिव cos t। तो यहाँ पर a रहेगा 1 रहेगा। अब cos t का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 2 cos स्क्वायर t/2 -1। यहाँ पर -1 + 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिला 2a cos स्क्वायर t/2। क्या मिला, 2a cos स्क्वायर t/2 मिला dx/dt। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx कैसे आएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा, भाग कर दिया जाए। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 2a साइन t/2 इंटू cos t/2 अपान नीचे क्या लिखा जाएगा, 2a cos स्क्वायर t/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, 2a से 2a कैंसिल हुआ, एक cos से cos कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन t/2 अपान नीचे क्या बचा, cos t/2। तो साइन बटे cos क्या होता है, साइन बटे cos क्या होता है, tan t/2। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा, tan t/2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, tan t/2 होगा। चलिए आगे हम आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी यही s मीटर है, 45t + 11t² - t³ है, द्वारा परिभाषित हो, तो वस्तु कितने सेकंड बाद विरामावस्था में चली जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। कह रहा कि वस्तु कितने समय बाद विरामावस्था में चली जाएगी। ठीक है, वस्तु कितने समय बाद विरामावस्था में चली। अब देखो विरामावस्था का नियम क्या होता है, विरामावस्था का नियम क्या होता है कि इसका जो विस्थापन होता है वो शून्य हो जाता है। जैसे विरामावस्था का मतलब क्या हुआ कि पहले दूरी है माँ, अब विरामावस्था का मतलब दूरी है, दूरी का जब हम डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है ना, दूरी का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमारे पास एक वेग टाइप का आ जाता है, ds/dt वेग, और विरामावस्था में वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास s की वैल्यू क्या दी गई है, यस हमको दिया गया है 45t, सॉरी क्या दिखा गया है
45t प्लस क्या लिखा गया है 11t स्क्वायर माइनस कितना लिखा गया है t क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ds बटे dt। 45t का डेरिवेटिव 45 होगा, 11 दूना 22t माइनस 3t स्क्वायर हो गया। कितना मिला 45 प्लस 22t माइनस 3t स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, वस्तु को विरामावस्था में, देखो कितने सेकंड बाद विरामावस्था, तो विरामावस्था के लिए विरामावस्था के लिए क्या होगा, विरामावस्था के लिए ये ds अपान dt जो होगा, समझ में आया, ये ds अपान dt शून्य हो जाएगा। विरामावस्था में इसकी चाल शून्य हो जाएगी, रुक जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब यही आपका 45 22t माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। अब इसको एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 3t स्क्वायर प्लस यहाँ से 22t प्लस 45 बराबर 0। माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो 3t स्क्वायर माइनस 22t माइनस 45 बराबर 0। 45 यहाँ कितना होता है, 3 पछे 15, 3 चौक 12, 13, कितना होता है 135 होता है। अब इसका हमको फैक्टर करना है, 22 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए 22 हो जाए। इसको कैसे तोड़ोगे, इसका फैक्टर कैसे करोगे, चलिए इसका फैक्टर करते हैं। ध्यान से देखो, इसको लिखो 3t स्क्वायर माइनस 27t प्लस 5t, माइनस 27 में प्लस 5 जोड़ोगे माइनस 22 होगा, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 3 13 आ जाएगा, माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से 3t कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से t माइनस 9 बचा, प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिला t माइनस 9, फिर आगे क्या मिला हमारे पास 3t प्लस 5 बराबर 0 मिला। समय निगेटिव लेंगे नहीं, यही को ले लेते हैं, t माइनस 9 बराबर 0। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 9। इसका मतलब वो 9 सेकंड में विरामावस्था में पहुंच जाएगा, मतलब 9 सेकंड में वो रुक जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ से t का एक और मान आएगा, ऋण में आएगा, लेकिन ऋणात्मक समय ऋणात्मक में नहीं लेना है, समय ऋणात्मक में कहाँ होता है, ठीक है। तो बस तो कितने समय बाद, देखो विरामावस्था का मतलब रुक जाता है, ये दूरी है, अवकलन कर दोगे चाल आ जाएगा, वेग आ जाएगा, विरामावस्था में वो रुक जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखो, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदिश रूप में दिए गए हैं। कह रहा है कि तो रेखाखंड AB की लंबाई क्या होगी। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, विकर्ण के स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो कह रहा है कि रेखाखंड AB की लंबाई क्या होगी। नहीं, इसमें रेखाखंड AB की लंबाई नहीं पूछा गया है। इसमें क्या था, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन था, इसमें ये देखो बिंदु, इसमें रेखाखंड की लंबाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर था क्षेत्रफल पूछा गया था। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इतना हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई इतना हो, देखो क्षेत्रफल में वर्ग इकाई सब ऑप्शन में ही दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे ही आप समझ सकते हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जैसे देखो, एक बेटा आपको बताया गया था कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज हो, जैसे यही समझो ये समांतर चतुर्भुज हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। अगर इसके विकर्ण की लंबाई आपको पता है, ये देखो एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण क्या है
इसका दूसरा विकर्ण है VD। तो इसके दो विकर्ण दिए गए हैं। यहाँ पर विकर्ण AC क्या दिया है, विकर्ण AC जो है वो एक वेक्टर रूप में दिया है। वेक्टर A बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस क्या होता है j कैप माइनस 2k कैप, एक विकर्ण ये है। तथा दूसरा विकर्ण हमको दिया है, दूसरा विकर्ण BD दिया है, दूसरा विकर्ण BD दिया है और ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर V बराबर दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप और प्लस क्या लिखा गया 4k कैप दिया है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर विकर्ण की स्थिति सदिश ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरे विकर्ण का मॉड, A क्रॉस B का मॉड ये होता है। लेकिन अगर विकर्ण ना दिया हो, केवल पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया हो तो उसका एरिया डायरेक्ट होता है A क्रॉस B होता है, लेकिन विकर्ण रूप में क्षेत्रफल ये होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A क्रॉस B निकालेंगे और A क्रॉस B आपको डिटर्मिनेंट से निकाला गया था i कैप j कैप k कैप होगा। पहले में ले लेते हैं 3 और यहाँ पर 1 माइनस 2 और दूसरा क्या होता है 1 माइनस 3 और 4 होता है। तो सीधा सीधा i कैप आ जाएगा, पढ़ाया गया था 4 1 के 4 बीच में निगेटिव रहेगा, 3 दूना 6, निगेटिव j कैप आएगा, पहला और पहला डिलीट, तो 3 चौके 12 और माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2, फिर प्लस k कैप आ जाएगा, फिर k कैप में तो यहाँ से 9 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 1 आ जाए तो यहाँ से आपको मिलता 4 में से 6 तो -2i कैप और यहाँ से 14j कैप और यहाँ से -10 k कैप। ये हमको मिल गया A क्रॉस B। हमको क्या मिला, अब A क्रॉस B का हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस में आपको पढ़ाया गया था रूट में आयोटा मतलब i कैप का वर्ग 4 और 14 का वर्ग कितना होता है 196 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 196 में 4 200, ये आपको रूट में 300 मिल जाएगा। अब 300 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 3 और 300 को रूट 300 को 100 गुणे 3 और 100 का वर्गमूल 10 रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 रूट 3। अब इसका एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका एरिया हम ऊपर लिख देते हैं, एरिया होता है 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का हाफ करोगे तो A क्रॉस B आपका 10 रूट 3 है, उसका हाफ 5, उसका हाफ क्या करोगे 2, उसका हाफ 2 करोगे तो ये 5 रूट 3 वर्ग इकाई आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा 5 रूट 3 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये है, अब देखो बिंदुओं A और B की स्थिति सदिश क्रमशः दी गई है। बिंदु A की स्थिति सदिश दी गई है, क्या दिया गया है 2i कैप माइनस 9j कैप माइनस 4k कैप है। ये बिंदु A है और एक बिंदु B है जिसकी स्थिति सदिश 6i कैप माइनस 3j कैप और प्लस क्या लिखा गया है 8 प्लस लिखा गया है 8k कैप, प्लस है 8k कैप। अब बिंदु A और B को मिलाने रेखाखंड AB की, तो पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे AB वेक्टर निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है OB माइनस कितना OA। तो OB का मतलब 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, OB में 6 में से 2 घटा 4i कैप और -3 में +9 घटेगा तो ये +6 कैप हो जाएगा और 8 में से -4 +12k कैप हो जाएगा। अब AB की लंबाई, AB की लंबाई के लिए मुझे इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा ये, और मॉडुलस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का वर्ग 36, 12 का वर्ग 144। इसको ऐड करोगे 36 44 कितना हो जाएगा 36 और 44 6 4 10 के 0 कैरी हुआ 1 4 3 7 1 8 180 हुआ और प्लस 16 हुआ तो यहाँ पर मिल गया 196। अब 196 को का हम फैक्टर करते हैं तो 196 को
क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2 लिख सकते हैं, 49 गुणे नहीं 196 को क्या लिख सकते हो, 196 किसका वर्गमूल होता है, अरे किसका स्क्वायर रूट, 14 का वर्ग, 14 14 हम 196, तो ये 14 इकाई आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमको दिया है f(x) दिया है e की पावर x, gx दिया है log x, तो पूछा है f प्लस जी आप 1, देखो इजी है, ध्यान से देखो कुछ सोल्यूशन में हमको fx दिया है, fx क्या दिया है, e की पावर x, gx क्या दिया है बेटा, gx है log x, तो हमसे पूछा गया है f ऑफ g ऑफ 1 पूछा गया है, तो पहले f ऑफ g ऑफ 1 का मतलब ये f ऑफ 1 है प्लस g ऑफ 1 है, अलग अलग डिवाइड, तो f ऑफ देखो जब तक x है तब तक x है, तो f ऑफ 1 क्या होगा, e की पावर 1 होगा, तो यहाँ से e की पावर 1 होगा, g ऑफ x में तो बताओ g ऑफ 1 क्या होगा, अरे x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती, e की पावर 1 प्लस 0, उत्तर क्या आ जाएगा ई। कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का आंसर सी होगा, ऑप्शन ई सही है। समझ में आया, तो 13वें का कौन सा आंसर सही होगा, सी सही होगा, आंसर 13वें का क्या आएगा, 13वें का आंसर ई आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ये क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स 2x का अवकल गुणांक कास इनवर्स इतना के सापेक्ष क्या होगा, मतलब इसका अवकलन इसके सापेक्ष पूछा गया है। तो अगर कोई फंक्शन है y1 का अवकलन, y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष, तो y2 के सापेक्ष, तो y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष का मतलब होता है dy1 अपान dy2, ये होता है। अब हमारे पास देखो पहला फंक्शन है y1, क्या लिखा गया है, y1 है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स x का, ये किसका फार्मूला होता है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। एंड हमारे पास y2 क्या है, y2 लिखा गया है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x के 4 फार्मूले होते हैं, समझ में आया, तीन फार्मूले होते हैं, तो y1 y2, आप कह रहा y1 का अवकलन, y1 का अवकलन y1 का अवकलन डेरिवेटिव y2 के सापेक्ष, ध्यान से देखो y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष माने dy1 अपान dy2 निकालना। अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर करेंगे dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x होगा, और नीचे का डेरिवेटिव नीचे करेंगे dy dx ऑफ क्या होगा, इसका भी 2 tan इनवर्स x होगा, और इसको सॉल्व नहीं करना था, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, अरे जो डेरिवेटिव इसका आएगा वही इसका आएगा, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। समझ में आया बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखो, ये देखो 15वां क्वेश्चन क्या है, पहले तो फार्मूला लिखो, हम फार्मूला लिख देते हैं cos a बाई 2 का, ये होता है एस एस माइनस ए अपान क्या होता है BC होता है, a बाई 2 में जो रहेगा वो रहेगा, ये रूट में रहेगा, लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर cos स्क्वायर a बाई 2 करते हैं, तो एस एस माइनस ए अपान क्या होता है BC। अब ध्यान से देखो यहाँ पर b है, स्क्वायर में है, जब c, जब a है तो a रहेगा, जब c है तो c रहेगा, तो s s माइनस c अपान क्या होगा AB होगा, प्लस सेम यहाँ c है यहाँ b है तो यहाँ b रहेगा, c रहेगा, s s माइनस b अपान जब b रहेगा तो AC आएगा। अब ध्यान से देखो b से b कैंसिल हुआ, बचा कितना, s s माइनस c अपान a बचा, प्लस c से c कैंसिल हुआ, बचा कितना
कितना यस एस माइनस बी अपान कितना बचा ए। दोनों में बेटा एस अपान ए दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं हम? एस अपान ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा एस माइनस सी प्लस और यहाँ से बचा एस माइनस बी। अब यहाँ से यस अपान ए रहेगा एस एस 2s माइनस सी माइनस बी हुआ। और 2s में हम आपको यस का फार्मूला पढ़ाए थे, एस सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तो इम्प्लाइज दैट 2s बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, एस अर्ध परिमाप है, ए बी सी भुजाएं हैं, तो यहाँ से रहेगा एस बाई ए। 2s की वैल्यू रखेंगे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर माइनस सी माइनस बी है, बी से बी सी से सी कैंसिल होके बचा कितना एस बाई ए इंटू ए से ए कैंसिल होके एस आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? यस आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो 15वें का आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। देखो स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स 2 का पूरा होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये आपका है कोसेक। क्या है कोसेक? ये है कॉट इनवर्स 3, कोसेक कॉट इनवर्स 3, ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब दिक्कत ये है, ये सेक में है, ये tan में है, तो इस tan को सेक में बनाओ। तो बताए थे त्रिभुज बनाएंगे, इसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं, 2 1, तो यहाँ √5 होगा। सेम यहाँ पर भी इसके नीचे बटे 1 काश ये 3 होता है 1, ये आपका √10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सेक जब इसे सेक इनवर्स करोगे तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण √5 है, आधार 1 है, ना लिखो, ये होल स्क्वायर में है। फिर प्लस यहाँ पर है आपका कोसेक है, तो जब इसे हम कोसेक इनवर्स में करेंगे तो कर्ण बटे लंब 10 बटे नीचे 1, ये होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, सेक इनवर्स से सेक इनवर्स गायब हो गया, बचा यहाँ √5 का स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक गायब हुआ, √10 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो इसके लिए हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे। क्या फार्मूला पढ़ाए थे कि अगर कहीं पर लिख दिया जाए cos थीटा और cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। क्या होता है? 1/4 cos 3 थीटा। अब उसी फार्मूले से जिसकी वैल्यू है उसको बाहर कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू है, बाहर कर दो। यहाँ पर है cos 20, फिर cos कितना है 40 और फिर cos कितना है 80 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको रख दें। इसको cos 20, cos 40 को 60 माइनस 20 और cos 80 को हम 60 प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो इसमें वही फार्मूला ऊपर वाला हो रहा है। देखो ये थीटा है, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, यहाँ थीटा का वर्ग 20 कर रहा है, तो वही 1/2 तो रहेगा। इसका फार्मूला 1/4 cos 3 थीटा, थीटा काम 20 डिग्री कर रहा है, तो यहाँ से 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 और यहाँ पर cos फिर 20 तिया 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से मिला 1/8, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/16 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? 1/16 होगा। ठीक है ना? तो 17वें का ऑप्शन डी सही है। 18वें पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स, अंदर लिखा गया है cos 2π/3 है। फिर है आपके पास साइन इनवर्स, दिमागी प्रश्न है, और यहाँ पर साइन कितना है 2π/3 है। अब ध्यान से देखो, कास के लिए हम आपको बताएं, कास का जो डोमेन होता है वो 0 से पाई तक होता है, ये कास का। साइन का क्या होता है? साइन का -π/2 से क्या होता है? +π/2 होता है।
और ये 0 से ये 2 पाई बटे 3 120 डिग्री है, तो ये 0 से पाई के बीच में है, ये तो कास इनवर्स से कास गायब होके 2 पाई बाई 3 इसका आ जाएगा। इसमें लगाएंगे देखो साइन इनवर्स, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 में ब्रेक कर सकते हैं ना। अरे इस एंगल को 2 पाई बाई, देखो 2 पाई बाई 3 को आप पाई माइनस पाई बाई 3 ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, तो वही किया गया है। ये अपना अरेंज में था तो इसीलिए कास इनवर्स कास गायब हुआ, 2 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स है, आपको पढ़ाया गया था साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा कम पाई बाई 3 कर रहा है तो साइन थीटा पाई बाई 3 होगा। साइन इनवर्स से साइन गायब हो गया तो बचा कितना, यहाँ से आपको मिल रहा है 2 पाई बाई 3 और प्लस कितना मिल रहा पाई बाई 3, डिनोमिनेटर सेम है ऐड होगा तो 2 पाई में 1 पाई ऐड होगा, 3 पाई अपान 3, 3 से 3 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बेटा, पाई होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पाई होगा। ये मीटर वगैरह नहीं लिखना था, ठीक है, यहाँ पर ये केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 18वें का आंसर क्या होगा, 18वें के आंसर डी सही होगा, पाई आएगा। अगला है एक सिक्के को, क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 5 बार उछालने पर 3 बार हेड आने की प्रायिकता की संभावना क्या है। आसान क्वेश्चन है, सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 5 बार उछाला जा रहा है। अच्छा 5 बार उछालने पर तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो ये P होता है, इसको हम सफलता बोलते हैं। तो हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं, होता है 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और कितनी बार हेड आना है, तो R बराबर 3 बार हमको यच लाना है, 3 बार क्या लाना है, यच लाना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है बर्नौली ट्रायल, हम बता रहे हैं कि जब आपका ट्रायल सबसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सिक्का 10 बार 5 बार उछाला, तो फार्मूला लगाएंगे NCR इंटू P की पावर R Q की पावर N माइनस R होता है। Q की पावर क्या होता है, N माइनस R। अब P का मतलब सक्सेस होता है, सफलता की प्रायिकता जिसको निकाले। N का मतलब 5 बार ट्रायल कर रहे हो, 3 बार लाना है। P का मान 1/2 की पावर 3, Q का मान कितना है 1/2 है तकदीर से, N का मान है, N की वैल्यू है 5, N माइनस R, 5 में से 3/2 आया। 5 से 3 को जब ब्रेक करोगे तो 5 से 3 की वैल्यू 3 बार खुलेगा, 5 4 3 और बटे फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3 सीधी गिनती, 1/2 3 बार है, 2 बार है तो 1/2 कितनी बार होगा, 5 बार। 3 से 3 कट गया, 5 चौक 20 को 2 से भाग करोगे 10 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 से कैंसिल करोगे 5 बटा कितना आ जाएगा 16। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, 5/16 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 5/16, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। तो 19वें का उत्तर 5/16 होगा, ठीक है, 19वें का उत्तर 5/16 होगा। आगे बढ़ते हैं। दो पासे को फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता क्या है। तो पासे पर पहले कुल युग्म कितने बनते हैं, कुल युग्म कितने बनते हैं, कुल युग्म कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। कुल युग्म कितने बनते हैं, कुल 36 युग्म बनते हैं जब पासा 2 बार फेंका जाए, जब पासा 2 बार फेंका जाए, जब पासा 2 बार फेंका जाए। तो जब पासा 2 बार फेंका जाएगा तो कुल कितने युग्म बनेंगे, 36। अब हमको घटना क्या है, हमारी जो घटना ई है वो अंकों का योग ना, अंकों का योग 7 या 11 आना, अंकों का योग 7 या 11 आना, ये घटना है। अब 36 पेयर में वो पेयर हम लेंगे जिस पर अंकों का योग 7 आए। तो किस पर आता है, 1 6 7 आता है, 2 से 2 5 पे 7 आता है, 5 2 7, फिर उसके बाद 3 4 पे 7 आता है,
फिर और 3 3 ना, फिर उसके बाद आगे 5 2 पर 7 आता है, 4 3 ले लेते हैं, सीरियल से लो ना, 3 4 के बाद आगे 4 3 ले लेते हैं, 5 2 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद 6 और 1 ले लेते हैं, तो ये 7 वाला हो गया। लेकिन हमको 11 भी लाना है, तो 11 किस में आता है, 6 5 में आता है और 5 6 में आता है। तो कुल कितने पेयर पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता निकालनी है। कुल कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 हैं। कितने में से, 36 में से 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 9 36। आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2/9 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर 2/9 होगा। समझ में आया बच्चों? तो इसका उत्तर आंसर 20 का आंसर बी होगा, 2/9 आएगा। चलिए आगे लिखा गया है, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना और इतना है तथा इस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का केंद्रक नियामक इतना है, तो इस त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। नियामक का मतलब निर्देशांक से होता है। जैसे एक आपके पास ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए बी और सी होता है। इसका एक शीर्ष दिया है -1,4 है, ए है, और ये 5,2 है। इसको हम x, y मान लेते हैं, यही x y निकालना है। अब इसका गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है केंद्रक। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब ध्यान से देखो, केंद्रक ये सेंट्रॉयड है, ये त्रिभुज का क्या है, ये त्रिभुज का केंद्रक है, यहाँ पर O है। तो केंद्रक की परिभाषा हम आपको बताए थे, ध्यान से देखो, केंद्रक हम आपको बताए थे क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3 कामा y1 + y2 + y3 बटा 3, ये केंद्रक निकालने का फार्मूला है। और इसका केंद्रक हमको दिया है, केंद्रक क्या दिया है, 0, -3 दिया है। अब x1 का काम -1, x2 का काम 5 और x3 का काम x कर रहा है, तो -1 + 5 + x बटा 3 कामा y1 है आपका 4 + 2 + y बटा 3। अब दो बिंदु आपस में बराबर हैं, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे। तो पहला है 0 बराबर 5 में से घटा 4 + x बटा 3, तिरछा गुणा करोगे तो 0 बराबर x, 0 बराबर 4 + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगा। तथा यहाँ पर दूसरे को दूसरे के बराबर करेंगे, -3 बराबर 4 2 6 + y बटा 3 त्रिका 9 बराबर कितना मिला, 3 त्रिका 9, 6 + y, तो 6 आके इधर और घट के, तो y का मान -9 -6 -15 होगा। तो तीसरे शीर्ष का जो नियामक होगा, जो आपका तीसरा शीर्ष होगा, जो तीसरा शीर्ष आपसे पूछा गया है, जो तीसरा शीर्ष होगा 4x, y, तो जो तीसरा शीर्ष C होगा, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -15। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, -4, 15 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 21वें का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो, सरल रेखाओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी निकालो। अब जैसे दो सरल रेखा A1 B1y और +C1 बराबर 0। अब देखो दोनों बेटा समांतर हैं। समांतर की खासियत क्या होती है, x का गुणांक देखो में दोनों में सेम है, x y रेशियो सेम है। C1 है, दूसरी रेखा एंड ये A1 ही रहेगा, समांतर रेखा की बात करते हैं। B1y है +C2 है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, किसकी दूरी, बीच की दूरी, तो समांतर रेखाओं के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका फार्मूला होता है मॉड में C1 - C2 अपॉन रूट में A1² + B1², ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ से ध्यान से देखो C1 का काम कौन कर रहा, 15, और बीच में लगता है माइनस, C2 का काम यहाँ से -10 कर रहा है बटे रूट में a स्क्वायर, a का मान वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ से आपको मिलता है 15 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +10 बटे रूट 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होगा। ऊपर 15 10 कितना हो जाएगा, 25, मार हटा देते हैं, 25 बटे 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से 25 में भाग करोगे 5, तो 5 इकाई आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा 5 इकाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब अगला सवाल लिखा गया है के किस मान के लिए इतना द्वारा परस्पर लंबवत दो सरल रेखाएं निरूपित करती हैं। देखो ये हमेशा ax स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर, इसको बोलते हैं दो सरल रेखा युग्म, दो सरल रेखा का युग्म बोलते हैं, ये दो सरल रेखा का युग्म बोलते हैं। और इनके बीच में जो कोण निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा, हम आपको पढ़ाए थे 2 b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ए बी, क्या पढ़ाए थे 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपान a प्लस बी होता है। अब लंबवत के लिए नियम क्या होता है, लंबवत के लिए परपेंडिकुलर, लंबवत के लिए पढ़ाया जाता है जब ये 0 हो जाए, a प्लस बी 0 हो जाएगा, 0 से भाग करोगे इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इन्फिनिटिव tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। लंबवत के लिए क्या होगा, a प्लस बी बराबर 0 होगा, और इसमें लंबवत दिया है, तो लंबवत a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है, k है, और अगर h निकालना हो तो h की वैल्यू x y के गुणांक का आधा h 4 है, लेकिन h की जरूरत नहीं है, तो a का काम 3 कर रहा है और b का काम k बराबर 0, तो यहाँ से सॉल्व करोगे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, -3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो लिखा गया बिंदु इतना से वृत्त इतना पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। पहले तो हम वृत्त को ठीक ठाक कर लेते हैं। वृत्त जो हमको दिया है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और माइनस कितना है 7x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। वृत्त को अच्छा करने के लिए पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर माइनस 7 अपान 3x और यहाँ से 2y और -4 बराबर 0। सबसे पहले g आपको बताए थे x के कोफिशिएंट का हाफ होता है, तो -7 अपान 3 का हाफ 7/6 होगा। g के बाद f आता है, y का कोफिशिएंट हाफ, तो -1, c की वैल्यू -4 होगी। अब इसका केंद्र बताए थे, इसका केंद्र फार्मूला बताए थे -g, -f, तो -g आपका 7/6, 1 माइनस माइनस दोनों। और फिर उसके बाद इसकी त्रिज्या हम आपको बताए थे, इसकी त्रिज्या क्या होती है, रूट में g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c होता है। तो g का मान 7×49/36 और इसकी वैल्यू -n1 और -c +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, इसकी त्रिज्या r बराबर कितना मिला, 4 1 5 36 5 180 होता है, 49 प्लस 4 1 5 36 5 180 हुआ बटे 36 हुआ। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 180 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है, रूट में 9 मिला, ठीक, और 8 4 12 2 कैरी 1 1 1 2 बटे 36 मिला। तो इसकी त्रिज्या अंडर रूट में 229/36 हो गई, इसका केंद्र हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको नए पेज पे हम कायदे से समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल है, देखो एक सर्कल है। अब ये सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई है, टेंजेंट लाइन
किसी पॉइंट से ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ये किस पॉइंट से खींची गई है वो पॉइंट हम ए मान लेते हैं। ध्यान से देखो किस पॉइंट से खींची गई है, 6 कामा -7 से। कहाँ से खींची गई है, 6 कामा -7 से खींची गई है। इसी की लंबाई ज्ञात करो, हम इसको पी मान लेते हैं, पी ये निकालना है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कहीं सर्कल का सेंटर होता है, ये सर्कल का कहीं सेंटर है, इसे ओ मान लेते हैं। और वृत्त का देखो केंद्र हमको मिला 7/6 कामा 1, कितना मिल गया, 7/6 ये केंद्र मिला। अब यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ये पीओ जो है ये त्रिज्या का काम कर रहा है, ये त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या अभी अभी हमको मिली थी, आर बराबर अभी अभी निकाले थे 229/36 इसकी त्रिज्या निकाले थे। और ये 90 डिग्री होता, आपको पढ़ाया गया था कि स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये कर्ण का काम कर रहा है, ये समझो आधार है और ये समझो ये लंब है। तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, लंब पता है, पहले हम कर्ण निकाल दें। तो कर्ण हम पहले एओ निकालते हैं, कर्ण क्या है, एओ। और कर्ण का फार्मूला निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहला है 6 - x1 - x2 7/6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -7 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 6 छंग कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा, 36 में से 7 घटेगा 29 आ जाएगा। तो 29/6 का वर्ग मिला और प्लस यहाँ पर कितना मिला, 8 × 8 = 64 मिल गया। चलो ये हमको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। चलो कर्ण इतना मिल गया, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब हमको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, AP होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, AP। तो AP आपका आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कर्ण इतना है, जब स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। कर्ण कितना है, 29/6 है, 29/6 का होल स्क्वायर और प्लस कितना है 64, ये है आपका कर्ण। और लंब कितना है, त्रिज्या, तो ये आपके पास है 229/36 है। स्क्वायर हटाओगे रूट। अब 29 का वर्ग करो, 9 × 9 = 81 के 1 कैरी हुआ 8 और 9 × 2 = 18, 18 × 18 = 36, 36 × 8 = 44 के 4 कैरी हुआ 4 और 2 × 2 = 4, 2 × 8 हुआ बटे 6 का वर्ग 36 माइनस 229 है। ये कितना है, ये 229 है, 229 है अपान 36 है। तो यहाँ पर 229 अपान 36 प्लस 64। डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट करो। 11 में से 9 घटा बचा 2 और यहाँ से बचा 3, 3 में से 2 घटेगा बचा 1 और यहाँ से 8 में से 2 घटा 6, 612/36 प्लस कितना हो गया 64 हो गया। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो इसको 2 से कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 0 0, 2 6 12 और यहाँ से 18 × 2 = 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 64 मिला। अब 18 से अगर भाग करते हैं तो 18 के 18, चलो 2 ही से काटते हैं, अभी छोटा ही कर देते हैं। तो 2 से कैंसिल करोगे तो 15 × 2 = 30 और 2 × 3 = 6, 153/9 प्लस 64 आ गया। अब 9 से 53 में भाग करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, 17 × 9 = 153 होता है, 17 प्लस 64 हुआ। ये कैंसिल होकर 17 में 64 जोड़ोगे, 7 × 4 = 11 के 1 कैरी 1 और 6 × 1 = 7 1 8। तो 81 इकाई जो होगा इसकी
क्या हो जाएगी बेटा, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 81 नहीं होगा, अभी AP का स्क्वायर निकाला गया है। किसका स्क्वायर निकाला गया है, अभी तो AP का स्क्वायर निकाला गया, स्पर्श रेखा की लंबाई AP। तो हमको कितना मिला, हमको यहाँ पर कितना मिला, ध्यान से देखो, हमको मिला AP का स्क्वायर बराबर कितना मिला, 81। तो AP बराबर रूट कितना मिलेगा, 81। तो AP बराबर 81 का वर्गमूल 9 इकाई। तो ये थोड़ा प्रश्न टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये डिजिट में कठिन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ये डिजिट में थोड़ा डिजिट में कठिन दिया गया, लेकिन कभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो लॉजिक यही लगाना, पहले वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल देना, और फिर उसके बाद इस बिंदु से दूरी निकालने के लिए इस बिंदु से केंद्र की दूरी कर्ण मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, आधार आपको निकालना रहेगा। कॉन्सेप्ट यही है। कठिन इसलिए हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा डिजिट में थोड़ा सा हार्ड कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 9 होगा। तो 24वें का ऑप्शन ए सही है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन इलिप्स का समीकरण है। इलिप्स का मतलब क्या होता है, इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। क्या होता है, दीर्घवृत्त। और मानक दीर्घवृत्त जो होता है वो आपको पढ़ाया गया था, x²/a² + y²/b² बराबर 1। तो ये कौन सा है, x²/a², ये आपका दीर्घवृत्त है, ये आपका परवलय है, ये आपका अति परवलय है। समझ में, ये दोनों निगेटिव वाले अति परवलय हैं, ये पैराबोला है। ये किसका इक्वेशन है, यही दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही। इसमें केवल दीर्घवृत्त के समीकरण की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 25वें का आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से आज 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस सेट हम कल डालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।